तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 5 दिसंबर फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। तो ये प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होगी, आपको साइंस के भी प्रश्न बहुत मिलेंगे, जीके के भी मिलेंगे, है ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आपको देखना है। और बता दें आपको कि भाई पेपर का लेवल अब जो है वो बहुत टफ हो गया है। पेपर अब कठिन आ रहा है, तो ऐसा घबराना नहीं है ना, क्योंकि लोगों के नंबर आज कम आए हैं। ठीक है, तो वो नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा आपको मिलेगा। देखो, जिसका एग्ज़ाम लेट होता जाता है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलता ही मिलता है। चलिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। इसके साथ साथ में एएसआई और एमपीएसआई का भी एनालिसिस हम करवाएंगे। बिल्कुल परेशान मत होइए, तबीयत थोड़ा ख़राब है, आपको बताया था पहले भी। अब जिसको जुकाम हो रहा है ना, जल्दी छोड़ नहीं रहा है। ठीक है, और खांसी हो जाती है तो फिर वो बोलने ही नहीं देती है। तो आज हमारी कंडीशन यही थी, कल भी हमने आपको बता दिया था। ठीक है ना। तो लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि भले ही 2 शिफ्ट में ना होकर के 1 शिफ्ट में वीडियो लेकर के आएँ, लेकिन आपको थोड़ा-सा एग्ज़ाम का एनालिसिस पता जो है चलता रहना चाहिए। तो दोनों शिफ्ट के प्रश्नों को एक साथ में कवर कर लेते हैं भाई, ठीक है? उसके लिए माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से। चलिए, आज जो प्रश्न भेजे हैं कुलदीप जी ने भेजे हैं, 79 79 नंबर आए हैं। जागृति शर्मा जी के 75 नंबर आए हैं। अब ये जो नंबर है ना, इनको कम मत समझिए, इनको पहले के 80 और 82 नंबर के बराबर ही समझिए, क्योंकि अब मानसिक अभिरुचि के लगभग 15 से 16 प्रश्न आ रहे हैं मेंटल एबिलिटी के, तो ये प्रश्न थोड़े से कठिन आ रहे हैं ना। तार्किक चिंतन के प्रश्न बढ़ गए हैं, ठीक है, जिसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं, इनके प्रश्न बढ़ गए हैं। और ये सारी वीडियो बना रखी है, हमने आपसे पहले भी कहा था कि आबकारी में इन प्रश्नों को पूछा था, तो भाई ये आगे एमपी पुलिस में पूछे जाएंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग करके वीडियो बना रखी है, आप सर्च करना, आपको मिल जाएगी, है ना। चलिए, नया टॉपिक है भाई, तो पूछ रहे हैं तो भाई पूछेंगे ही, क्या कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आवर्त सारणी में जो जिगजैग लाइन है वो किसको दर्शाती है? तो धातुओं को और अधातुओं को दोनों को अलग करने का काम आवर्त सारणी में जिगजैग लाइन का होता है। देखिए, आवर्त सारणी में जिगजैग लाइन धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर स्थित तत्वों को उपधातु कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये आपके ऑप्शन में दिया गया था कि जिगजैग लाइन किसे दर्शाती है? उपधातुओं को दर्शाती है, और ये धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। जो धातु और अधातु दोनों के गुण दिखाते हैं। धातुएं रेखा के बाईं ओर और अधातुएं दाईं ओर होती हैं, जबकि उपधातुएं इस रेखा को स्पर्श करती रहती हैं। जिगजैग लाइन का मतलब है इस तरह से, है ना, इसको जिगजैग लाइन कहते हैं। साथ ही साथ में भाई जो लोग कमेंट करें, बहुत सोच समझ के कमेंट करना। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस है, तो दोनों के प्रश्नों को कंबाइन किया है। कहीं आप ये कहें ये तो प्रश्न आज आया ही नहीं था, अब आपका एग्जाम सेकंड शिफ्ट में हो और आप ये अभी फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न चल रहे हैं, आप कहोगे अरे ये तो आया ही नहीं था, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं ना। तो परेशान नहीं होना है भाई, ओरिजिनल प्रश्न है। चलो, आपको प्रूफ भी दे देते हैं, नहीं तो फिर आप कहोगे कि सर कुछ भी करा देते हैं, है ना। प्रूफ भी आपको हम दे देते हैं, शायद हमने लास्ट में स्क्रीनशॉट उन दोनों लोगों का लगाया है, फर्स्ट शिफ्ट का भी और सेकंड शिफ्ट का भी, है ना। तो ये देख लो आप भाई। देखो, 5 दिसंबर सेकंड शिफ्ट के प्रश्न इन्होंने भेजे हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। राजघाट बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। ये इन्होंने रीजनिंग का प्रश्न भेजा पीएच मान से, ठीक है। ये इन्होंने प्रश्न भेजे हैं 5 दिसंबर सेकंड शिफ्ट, दिखाई दे रहा होगा सर। मेरे 72 नंबर ओबीसी से हैं, 5 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं, इन्होंने भी प्रश्न भेजे हैं। तो प्रश्न आपको रियल और ऑथेंटिक ही मिलने वाले हैं, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाई प्रूफ देना पड़ता है, नहीं तो बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे आकर के कमेंट करने लगते हैं। ऐसा कोई कमेंट आए तो आप लोग खुद ही जवाब दे देना, ठीक है, क्योंकि हमें इतना टाइम मिलेगा नहीं। आप समझ ही रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है हमारी। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें भाई, जिस तरह से अभी पेपर का लेवल चल रहा है, लेवल थोड़ा सा टफ हो चुका है। हमने शुरू से ही अपने नोट्स इस तरह से बनाए थे कि चाहे वो मीडियम लेवल हो या टफ लेवल हो, दोनों में आपको फ़ायदा मिले। इसी तरह से देखो, यहाँ पर एक भाई के 80 नंबर आए, 8 दिनों में इन्होंने तैयारी की है। शुक्ला सर की पीडीएफ से बहुत हेल्प मिली। और आज भी जिन लोगों ने मैसेज किया है, जिनके 72 आए, 75 आए, उन्होंने कहा सर आपकी पीडीएफ का सहारा था, अगर पीडीएफ नहीं मिली होती तो मेरे 60-62 नंबर भी इस पेपर के अकॉर्डिंग नहीं आ पाते। ठीक है, इन भाई के 89 नंबर आए हैं जब पेपर मीडियम लेवल का था। तो अगर आपके एग्जाम में 2 से 3 दिन का भी समय बचा हुआ है, तो अभी भी आप ये नोट्स लेकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इन नोट्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि 6-6 7-7 घंटे पढ़ेंगे तो 2 से 3 दिन में भी आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। बस इसको कंप्लीट करके आपको जाना है। ठीक है, क्या क्या मिलेगा? गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपीजी के सबके कंप्लीट नोट्स, सबके प्रैक्टिस सेट, जितना भी एग्जाम एनालिसिस अभी तक कराया है उन सबके कंप्लीट आपको नोट्स मिलने वाले हैं भाई, ठीक है। चलिए, इसके अलावा देखिए, अगर आपका एमपीएसआई एएसआई का एग्जाम है, उन लोगों के लिए भी नोट्स तैयार कर लिए गए हैं। एमपीएसआई के 8 से 9 सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स मात्र 199 रुपये में उपलब्ध हैं। आप ये नोट्स ले सकते हैं। जिस तरह से एमपी पुलिस में प्रश्न आ रहे हैं, उसी तरह से अपने पीडीएफ से सीधे सीधे प्रश्न आपको एमपीएसआई और एएसआई में देखने को मिलेंगे। नोट्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं? छोटी सी प्रक्रिया, एक क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना है। इसी पर अगर आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल, एएसआई, एलडीसी, होमगार्ड के नोट चाहिए तो मात्र 179 रुपये का पेमेंट करना है। अगर आपको एमपीएसआई के नोट्स चाहिए तो मात्र 199 का पेमेंट
करना है। दोनों नोट्स एक साथ चाहिए तो मात्र 300 रुपये का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पर आगे के सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, नोट्स जब भेजे जाते हैं तो साथ में ही व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भेजी जाती है। जिन लोगों ने नोट्स लिया भाई एक बार देख लेना, है ना, वहीं पर आपको लिंक मिल जाएगी, उसी पर क्लिक करके सीधे आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। चलिए भाई अगला देखिए, इंद्रधनुष दोपहर में क्यों नहीं दिखाई देता? पहले भी ये प्रश्न पूछा गया था, सेम टू सेम प्रश्न रिपीट हुआ है। हमने एनालिसिस में भी इसको करवाया था कि उस समय पूछा गया था कि दिन में इंद्रधनुष क्यों नहीं दिखाई देता है। आज पूछा दोपहर में इंद्रधनुष क्यों नहीं दिखाई देता है। तो सिर के जस्ट ऊपर सूर्य रहता है, इस वजह से हमको इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता। ये आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। अब देख लीजिए इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए दोपहर में इंद्रधनुष इसलिए नहीं दिखता क्योंकि सूर्य जो है वो सिर के ऊपर होता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पानी की बूंदों से जरूरी 42 डिग्री के कोण पर परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट जो है नहीं हो पाता है। देखो इंद्रधनुष तभी बनेगा जब रिफ्लेक्शन 42 डिग्री होगा, है ना। 42 डिग्री से कम होने पर इंद्रधनुष नहीं बनता है। तो यही वजह होती है, अपने सिर के जस्ट ऊपर चमक रहा है सूरज, तो कहाँ से कोण बनेगा, तो वो इंद्रधनुष नहीं बनता है। इंद्रधनुष देखने के लिए सूरज का क्षितिज के करीब होना आवश्यक होता है। दर्शक के पीछे होना जरूरी है, जो सुबह और देर शाम को संभव होता है। दोपहर में यदि बारिश भी हो रही हो तो भी इंद्रधनुष जमीन के बहुत नीचे बनता है और हमको दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो ये रीजन है, इसलिए इंद्रधनुष हमें नहीं दिखाई देता है। इंद्रधनुष की वीडियो भी ऑलरेडी बना रखी है, आप लोग जा करके देख लेना। जिन लोगों ने नोट्स लिया है उनको उसकी पीडीएफ भी मिल गई होगी। देखिए तो 42 डिग्री वाली बात है, ये हमने आपको जस्ट अभी बता दिया है। 42 डिग्री से कम होता है, इस वजह से जो है सूर्य का मतलब इंद्रधनुष दोपहर में नहीं दिखाई देता है। अगला, किसी तत्व का पीएच मान 3 से बढ़ा करके 6 कर दिया जाए तो हाइड्रोजन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर 3 से बढ़ा करके 6 कर देंगे तो हाइड्रोजन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, कैसे, आइए देख लेते हैं। ये बीच बीच में रुकना पड़ता है, जब खांसी बहुत तेज आती है तो बीच बीच में रुकना पड़ता है। देखिए, यदि किसी विलयन का पीएच मान 3 से बढ़ा करके 6 कर दिया जाए तो हाइड्रोजन आयन यानी कि एच धनायन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी, क्योंकि पीएच स्केल जो लॉग वाले काम मतलब लॉग वाले नियम पर काम करता है और हर एक पीएच इकाई बढ़ने पर एच धनायन की सांद्रता 10 गुना घटती चली जाती है। तो अगर 3 से 6 करेंगे तो लगभग 1000 गुना ये घट जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, टेलीग्राम पर मैसेज कर रहे हैं सर वीडियो लेकर के, और ले तो आ रहे हैं भैया, कहाँ है, परेशान है ना। केन नदी कौन से राष्ट्रीय उद्यान से होकर के बहती है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर के केन नदी बहती है। देखिए, तो केन नदी मुख्य रूप से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान यानी पन्ना नेशनल पार्क से बहती है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है और एक महत्वपूर्ण बाघ अभ्यारण्य भी है। यह नदी इस उद्यान का एक प्रमुख प्राकृतिक आकर्षण है। इसके बीच से बहती है, जिससे नदी प्रदूषण मुक्त रहती है और वन्य जीवों को पानी मिलता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो गया? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में ये फैला हुआ है। विशेषता क्या है? यह यमुना नदी की सहायक नदी है और केन बेतवा लिंक परियोजना इसके कारण पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने गए पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो है वो निर्विरोध चुने गए पहले राष्ट्रपति थे। स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। दोनों आपको ध्यान रखना है। तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के पहले एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। 1977 में भारत के छठे राष्ट्रपति बने। हालांकि स्वतंत्र रूप से चुने गए राष्ट्रपति का मतलब निर्विरोध चुनाव से है, इसलिए जनता पार्टी की उम्मीदवार मतलब जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ये उपलब्धि इन्होंने हासिल की थी। ठीक है, और ये पहले गैर कांग्रेसी थे। पूरा टाइमिंग यहाँ पर दी गई है इनकी, आप लोग देख लेना वीडियो को पॉज करके। ठीक है ना, 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक पूरा, और गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति भी पहले भारत के यही थे। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर के गिरती है? तो आप सबको पता है, कई बार आपको बताया है, नर्मदा, ताप्ती, माही, ये नदियाँ अरब सागर में जाकर के गिरती है ना। अरब सागर यानी कि खंबात की खाड़ी। तो नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। इसके अतिरिक्त सिंधु, साबरमती, पूर्णा, माही जैसी नदियां भी अरब सागर में गिरती हैं। एमपी का पेपर है, एमपी जीके से आपका नर्मदा ताप्ती ऑप्शन में दिया गया था। तो नर्मदा, इसके बारे में आपको बता रखा है, अमरकंटक पहाड़ से निकलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। ताप्ती मुल्ताई से निकलती है, ये भी अरब सागर में गिरती है। ठीक है ना, तो आप इसको थोड़ा सा वीडियो पॉज करके पढ़ लेना मेरे भाई, माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। ठीक है, आगे देखिए, मध्य प्रदेश में मेले क्या दर्शाते हैं, यानी मध्य प्रदेश में मेले क्यों लगाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश के मेले राज्य की समृद्ध संस्कृति, धार्मिक आस्था, सामाजिक एकता, जनजातीय परंपराओं को दर्शाते हैं, जहां लोक नृत्य, संगीत, हस्तशिल्प का संगम होता है जो लोगों को जोड़ता है। तो मुख्य रूप से लोगों को जोड़ने के लिए मेलों का आयोजन किया जाता है और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ मनोरंजन भी प्रदान करता है, जिससे यह क्षेत्र की जीवंत विरासत का एक रंगीन और अनोखा परिदृश्य बनाता है। स्टेटमेंट वाला यह प्रश्न बोला गया था, इसी तरह के स्टेटमेंट आपके ऑप्शन में भी दिए गए थे। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए।
अब ऐसा मत कहना सर वीडियो नहीं ला रहा, सेल्फी हो गए भैया, क्या करें अब, है ना, तबीयत ख़राब है तो क्या कर सकते हैं, फिर भी कोशिश कर तो रहे हैं ना, आपके लिए कर रहे हैं, है ना। इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो दोनों नदियाँ पूछी थी, एक अरब सागर में गिरने वाली और बंगाल की खाड़ी, दोनों आपको पता है। अगर एमपी की नदी पूछें, एमपी की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आपको बताया है सोन नदी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। कैसे? सोन नदी अमरकंटक से निकलेगी, ये नर्मदा निकल गई, ये सोन निकल गई, सोन जाएगी पटना बिहार में, पटना बिहार में गंगा से मिलेगी, गंगा जा करके बंगाल की खाड़ी में। अगर एमपी की पूछी गई हो तो सोन नदी, बाकी आपको बता देते हैं भारत की कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये सभी पूर्व की ओर बहते हुए अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती हैं। सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इनका ही एक ऑप्शन आपका दिया गया होगा। उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब आभासी बनेगा? आइए देख लेते हैं। देखो, उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस में वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और फोकस, ये भी प्रश्न कल या परसों में कराया था, परसों कराया था शायद, ठीक है, के बीच रखने पर प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, जो लेंस के उसी तरफ बनता है जिस तरह वस्तु रखी गई हो। यह स्थिति आवर्धक लेंस के रूप में उत्तल लेंस के प्रयोग के आधार पर है। ठीक है, तो ये प्रश्न कल या परसों हमने कराया था, आज ये प्रश्न सेम टू सेम रिपीट हुआ है। बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं ना, तो ये भी आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना है। जो लोग नोट्स लेंगे उनके पास में ये सारे एनालिसिस की PDF आपको दी जाएगी, तो उसको पढ़ करके आपको जाना है। जिन लोगों ने नोट्स लिया है, सबसे पहले आपको एनालिसिस की PDF कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से सेम टू सेम पूछे जा रहे हैं। देखिए, इंदौर में स्थित कांच मंदिर, ये किसने बनवाया था? तो सेठ हुकुम चंद जैन के द्वारा इंदौर का कांच मंदिर बनवाया गया था। देखिए, इंदौर का कांच मंदिर एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है, जिसे सर सेठ हुकुम चंद्र नामक एक धनी व्यापारी और उद्योगपति ने बनवाया था। इसका निर्माण कार्य 1903 के आसपास शुरू हुआ और यह अपनी अद्भुत कांच और दर्पण वास्तुकला के लिए जाना जाता है। तो निर्माता हो जाएंगे सेठ हुकुमचंद। निर्माण काल 1903 के आसपास। पूरी तरह से कांच और दर्पणों से सजाया गया है, जिसमें छत, दीवारें, फर्श, खंभे, ये सब कुछ आपको कांच के ही देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अब जो भाई कमेंट मत करना भाई, है ना, कि सर ये नहीं आया था, वो नहीं आया था, क्योंकि आप अलग शिफ्ट में होंगे। ये प्रश्न सेकंड के भी हो सकते हैं, फर्स्ट के भी हो सकते हैं ना, तो ये थोड़ा सा अपना दिमाग में बनाकर रखना। मध्य प्रदेश में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री 2025 में कौन है? वर्तमान की पूछी गई थी, तो निर्मला भूरिया। मध्य प्रदेश का अपॉइंटमेंट भी हमने आपको नोट्स में दिया है, वो अपॉइंटमेंट भी आपको पढ़ करके जाना है कि MP में मंत्रिमंडल किस तरह का है, कैसा क्या है, वो सब हमने आपको नोट्स में प्रोवाइड कराया है। जो न्यू नोट्स आपको दिए हैं ना, वो देख लेना। देखिए, मध्य प्रदेश में 2025 में महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया हैं, जो डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार में यह जिम्मेदारी निभा रही हैं। विभागीय योजनाओं की समीक्षा तथा क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। तो मंत्री कौन है? निर्मला भूरिया, महिला एवं बाल विकास विभाग से हैं। आगे बढ़ते हैं। कहोगे सर तुम्हारी तबीयत ही नहीं ठीक हो रही है, अब क्या करें भाई यार, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे परेशान हैं, हम ही अकेले नहीं। हाँ, हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको एक बार जुकाम हो गई तो वो लंबे दिनों तक चल रही है ना। आप भी परेशान होंगे, एक बार तो सबको ही होगी। चलिए, शुरुआत के तो एनालिसिस कितने बढ़िया हुए थे, हम भी एकदम धमाकेदार बोलते थे, है ना, और ये 4-5 दिन से गड़बड़ हो गया है। चलिए, अगला पूछा है, लोकरंग महोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? कल ही इसके बारे में आपको बताया था, ये प्रश्न रिपीट हुआ है। कल पूछा गया था कि कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी बताया था। आज पूछा कितने दिनों तक मनाते हैं, तो वो भी बता देते हैं। लोकरंग महोत्सव आमतौर पर 5 दिनों तक मनाया जाता है, जो हर साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को शुरू होता है, 30 जनवरी शहीद दिवस गांधी जी की पुण्यतिथि तक चलता है ना, ये भी शुरू में ही आपको बता दिया था। जिसमें मध्य प्रदेश की जनजाति और लोक संस्कृति को प्रदर्शन कला, नृत्य और शिल्पकला के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो 5 दिन की अवधि हो गई। स्थान भोपाल मध्य प्रदेश में किया जाता है। कौन करवाता है? तो संस्कृति निदेशालय, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय के द्वारा इसको करवाया जाता है। क्यों करवाते हैं? तो मध्य प्रदेश की जो लोक परंपरा है उसको दूर दूर तक फैलाने के लिए इसका आयोजन करवाते हैं। अगला हिस्ट्री का प्रश्न है, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक की थी? तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक इसका जो है टाइमिंग माना जाता है। देखिए, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता जिसे हम मेच्योर हड़प्पन जो है फेस कहते हैं, लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक थी, जो कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता यानी 3300 से 1300 ईसा पूर्व का सबसे महत्वपूर्ण और विकसित काल था। ठीक है, इसकी टाइमिंग आज आपसे पूछी थी, जब बड़े शहर जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो अपने चरम पर थे और नियोजित शहरीकरण, जल निकासी और व्यापार का विकास हुआ करता था। तो टाइमिंग हो गया 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक, लगभग 700 साल तक ये चला था। ठीक है, बाकी चरण भी दिए गए हैं, वीडियो को आराम से पॉज कीजिए, आराम से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, HNO3 की अपक्रिया किससे करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है? नहीं वाला पूछा गया है, आइए देख लेते हैं। HNO3 जिसे हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं के साथ अपक्रिया करने पर एल्यूमिनियम, क्रोमियम, अधिकांश धातु जैसे कॉपर, सोना,
हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। इनके साथ में अगर आपके ऑप्शन में एल्यूमिनियम, क्रोमियम, सोना वगैरह दिया है, इनके साथ में क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो बनी हुई H2 गैस को पानी यानी H2O में ऑक्सीकृत कर देता है और खुद नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी N2O, NO2 इनमें अपचयित हो जाता है। ठीक है, तो इनके साथ में अक्रिय कराने पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे जब भोजन बनाते हैं तो पहले भाग को हम क्या कहते हैं, बनने वाले पहले भाग को क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं प्राथमिक उत्पादन। और आपके ऑप्शन में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उत्पादन दिया गया था, तो प्राथमिक उत्पादन हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में पौधों को भोजन बनाते हैं, उसका पहला और मुख्य उत्पाद शर्करा ग्लूकोज होता है जो बाद में स्टार्च में बदल जाता है। तकनीकी रूप से प्रकाश अपक्रिया का पहला स्थिर उत्पाद 3PGA, लेकिन आमतौर पर भोजन का पहला रूप जो ग्लूकोज है एक प्रकार की चीनी होती है जिसे प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का पहला चरण है जो पत्तियों से आरंभ होता है। तो प्राथमिक उत्पादन सही आंसर हो जाएगा। अगला, पेरिस में 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड दिया गया था। पूछा गया था कि 2024 में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड पेरिस में किसे दिया गया था? द्रौपदी मुर्मू, PM मोदी और दो लोगों के नाम थे, तो PM मोदी को दिया गया था। फ्रांस ने PM मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन और ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न देखिए, राजघाट बांध ये किस नदी पर बना है? तो ये आपका बेतवा नदी पर बना हुआ है। नदियों वाली PDF अच्छे से पढ़ करके जाना, नदियों से भर भर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, डैम वाली PDF भी आपको दी है, रिवर की PDF आपको दी है, सारी PDF आपको दी है जिन लोगों ने नोट्स परचेज किए हैं। तो बेतवा हो जाएगा इसका सही आंसर। राजघाट बांध, जिसे रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहते हैं, बेतवा नदी पर बना है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित एक अंतर्राज्यीय परियोजना है और सिंचाई व जल विद्युत के लिए ये परियोजना महत्वपूर्ण है। तो राजघाट बांध नदी हो गई बेतवा, यमुना की सहायक हो गई, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में और मध्य प्रदेश के चंदेरी के पास दोनों राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकारों की एक संयुक्त परियोजना है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, बेतवा नदी अंत में किस नदी में जाकर के समाहित हो जाती है? ये प्रश्न बहुत पूछ रहे हैं, चंबल किस में मिलती है, बेतवा किस में मिलती है, सोन किस में मिलती है, तो ये सब आपको बता रखा है। बेतवा नदी अंत में यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाकर के यमुना में समाहित हो जाती है। अगला है, H2SO4 और अंडे के साथ क्रिया करने पर कौन सा उत्पाद बनता है? तो देखिए, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की अंडे के छिलके के साथ में अपक्रिया कराने पर जो अंडे का छिलका होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अपक्रिया करने पर कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4, पानी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बनती है, जिसमें मुख्य रूप से बुलबुले के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यही पूछा गया था कि अगर हम अंडे के छिलके के साथ में क्रिया कराएंगे H2SO4 की तो कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अगला, समवर्ती सूची में केंद्र सरकार किस अनुच्छेद के अनुसार हस्तक्षेप कर सकती है? जो समवर्ती सूची है जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, तो आर्टिकल 254(1) के अनुसार केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। देखिए, तो समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट के विषयों पर केंद्र सरकार अनुच्छेद 254(1) के तहत हस्तक्षेप करती है, जहां केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराव होने पर केंद्र का कानून प्रभावी होता है। पहले भी आपको बताया था सेंट्रल का कानून ही मुख्य माना जाता है, लेकिन अनुच्छेद 254(2) में राष्ट्रपति की सहमति से राज्य का कानून भी लागू हो सकता है। मेन काम इसमें राष्ट्रपति का होता है और केंद्र अनुच्छेद 240 के तहत विधायी शक्तियों का बंटवारा भी इसी के अनुसार होता है। चलिए, गणित के कुछ प्रश्न देख लीजिए। फर्स्ट शिफ्ट में गणित के ठीक ठाक प्रश्न आए थे, मतलब अच्छे लेवल के प्रश्न आए थे, है ना। देखिए, 12,000 रुपये में किसी वस्तु को 33% छूट पर बेचा जाता है तो भाई कितनी CP होगी, ये पूछा गया था। अगला है, A 75,000 रुपये 12 महीने के लिए लगाता है, B 1,25,000 रुपये 9 महीने के लिए साझेदारी में लगाता है, तो जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में उनका रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो रेशियो पूछा था। अगला, पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है, 12 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाता है, तो पिता की उम्र बताइए, और कुछ और भी इसमें डेटा दिया गया था। एक संख्या को इस तरह विभाजित कीजिए कि उनके वर्गों का योग उनके अंतर का 2 गुना हो, वो आप ऑप्शन से कर सकते थे। अगला है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई से एक प्रश्न था, आयत की भुजा ज्ञात करने के लिए था। एवरेज के 4 से 5 प्रश्न मिले हैं, एक प्रश्न आयु का पूछा गया था। सिंप्लीफिकेशन के 3 से 4 प्रश्न हैं। CI/SI का सेकंड शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। फर्स्ट में CI का एक, मतलब SI का 2 प्रश्न फर्स्ट में था, ठीक है। रसद के 4 प्रश्न, बोर्ड मास का 1, बोर्ड एंड स्टीम से भी 1 प्रश्न देखने को मिला है। चलिए, रीजनिंग देख लीजिए। तो एक वर्ग को 2 बार मोड़ने पर एक त्रिभुज काटने के बाद में कितने त्रिभुज प्राप्त किए जाएंगे? इसके बाद में 9:3, तो जिस तरह से 9 3 से संबंधित है उसी तरह से 49 किससे संबंधित होगा? अगला, 1 जनवरी को सोमवार है तो आज के 3 महीने बाद कौन सा दिन होगा? फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में क्लॉक और कैलेंडर से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है।
अगला, नेक्स्ट इमेज के यानी नॉन वर्बल से लगभग 3 से 4 प्रश्न बन रहे हैं। क्लॉक का प्रश्न भी आज एक भी शिफ्ट में नहीं पूछा है और कैलेंडर केवल फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है, ठीक है। कथन पूर्व धारणा से 5, सेम एड्रेस के 2, रीअरेंजमेंट सेंटेंस रीअरेंजमेंट से बहुत प्रश्न आ रहे हैं, इसको पढ़ करके जाना। इसका नोट्स भी हमने आपको दिया है जिन लोगों ने नोट्स लिया है, और इसका वीडियो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। सेंटेंस अरेंजमेंट बाय सक्सेस जंक्शन सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। सेम एड्रेस का भी मिल जाएगा। सेम एड्रेस की ट्रिक से कल बहुत फ़ायदा हुआ। 2 लोगों ने मैसेज किया था, सर आपने जो सेम एड्रेस की ट्रिक बताई थी उससे हमने 2 सेकंड में ही आंसर निकाल दिया। 2 प्रश्न आए थे कल, ठीक है। तो सर्च करना सेम एड्रेस बाय सक्सेस जंक्शन, तो वीडियो आपको मिल जाएगी। पेपर कटिंग फोल्डिंग से 1 से 2 प्रश्न आ रहे हैं। एम्बेडेड फिगर यानी छिपी हुई आकृति से लगभग 3 से 4 प्रश्न, ठीक है। सिलोजिज्म के 2 प्रश्न, कोडिंग रिकॉर्डिंग के 4, और पजल हर शिफ्ट में 1 से 2 पजल आ रही है, एक ही आ रही है। मानसिक अभिरुचि के प्रश्नों की संख्या बढ़ी है मेरे भाई। 12 से 15 मानसिक अभिरुचि के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तार्किक चिंतन के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये सब हमने यूट्यूब पर करा रखा है, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सेटिंग अरेंजमेंट के 2 प्रश्न, डायरेक्शन का भी 1 प्रश्न पूछा गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो मैथ आपका लगभग 20 से 22 नंबर का आया है। रीजनिंग आपकी 40 नंबर के आसपास आई है। 60 नंबर का मैथ रीजनिंग आ रहा है, लेकिन पेपर कठिन बनाया जा रहा है ना। लेवल, प्रश्नों का लेवल बढ़ा दिया है, स्पेशली रीजनिंग में मेंटल एबिलिटी के प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी है, जिनको सॉल्व करने में थोड़ा सा समय भी लग रहा है और सॉल्व भी थोड़ी देर से हो रहे हैं। साइंस के लगभग 12 प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहे हैं। बाकी आपका जीके जीएस करंट अफेयर है। 1 से 2 प्रश्न आपको रॉन्ग भी देखने को मिल रहे हैं। नंबर बहुत कम ही आ रहे हैं, ज़्यादा अच्छे नंबर देखने को नहीं मिल रहे हैं। 75, 79, 76, 78, 79 यही नंबर के आसपास अब लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जिसको भी नोट्स चाहिए जिससे कि आपकी हेल्प हो सके, इस कठिन फेज़ में भी आपकी हेल्प करेंगे हमारे नोट्स, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ही करना है आपको, कॉल नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये केवल व्हाट्सएप नंबर है। टीम रिप्लाई आपको तुरंत करेगी जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे। टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तबीयत ठीक रहेगी तो भाई एनालिसिस लेकर के आएंगे, परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।